नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं यूपीआई की, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। इसमें हाल में कुछ अहम बदलाव हुए हैं। हाँ, और साथ ही ये इंटरचेंज शुल्क का मामला भी है। बिल्कुल, तो हमारे पास कुछ लेख और रिसर्च हैं इस पर। कोशिश करेंगे कि इन सब तकनीकी चीजों को आसान भाषा में समझें और देखें कि इनका असर क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो ये 1 अगस्त 2025 से कुछ नए नियम लागू हुए हैं यूपीआई में। कहा जा रहा है कि ये सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए हैं, खासकर पीक आवर्स में। हाँ बिल्कुल, इनका मेन फोकस है सिस्टम की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी बढ़ाना। अच्छा, इसमें कुछ खास चीजें हैं, जैसे अब कोई भी व्यक्ति एक यूपीआई ऐप से दिन में सिर्फ 50 बार ही अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकता है। 50 बार, ओके। हाँ, और एप्स को बैकग्राउंड में बैलेंस चेक करने की इजाजत नहीं है। ये क्यों? मतलब लोड कम करने के लिए? एग्जैक्टली, ताकि पीक टाइम में सिस्टम स्लो ना हो। इसी तरह लिंक्ड बैंक अकाउंट्स की लिस्ट भी एक ऐप से दिन में सिर्फ 25 बार ही फेच की जा सकती है। अच्छा, और ऑटो पे मैंडेट का भी कुछ था, जैसे बिल पेमेंट्स वगैरह? हाँ, वो भी है। ऑटो पे वाले जो भुगतान है, जैसे आपके सब्सक्रिप्शन या बिल, वो अब ज्यादातर नॉन पीक घंटों में प्रोसेस होंगे। नॉन पीक मतलब सुबह 10 से दोपहर 1 और शाम 5 से रात 9:30 बजे के अलावा। और इसमें भी रीट्रायल लिमिट होंगी। ओके, और सुरक्षा के लिहाज से? सुरक्षा के लिए भी कई कदम हैं। जैसे अगर कोई मोबाइल नंबर 12 महीने से ज्यादा से इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो उससे जुड़ी यूपीआई आईडी बंद कर दी जाएगी। ओह, ये तो जरूरी है फ्रॉड रोकने के लिए। हाँ, और जब कोई नया बैंक अकाउंट यूपीआई से जोड़ा जाएगा, तो उसका वेरिफिकेशन अब ज्यादा सख्ती से होगा। और एक टेक्निकल अपडेट भी है, सभी यूपीआई एपीआईज को अब 10 सेकंड के अंदर जवाब देना होगा। पहले ये लिमिट 30 सेकंड थी। मतलब ट्रांजैक्शन कंफर्मेशन वगैरह तेज हो जाएंगे। उम्मीद तो यही है, सिस्टम ज्यादा रिस्पॉन्सिव बनेगा। और एक और चीज थी शायद, क्रेडिट लाइंस वाली। हाँ, वो 31 अगस्त 2025 से लागू होगी। बैंकों से मिली प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन के जरिए यूपीआई से पेमेंट या निकासी की जा सकेगी। इंटरेस्टिंग। तो ये सारे बदलाव रोजमर्रा के पेमेंट पर सीधा असर नहीं डालते हैं ना, ये ज्यादातर बैकएंड और सिस्टम को सुधारने के लिए हैं। सही कहा, ये सिस्टम को ज्यादा भरोसेमंद बनाने के लिए है, और इसकी जरूरत भी थी क्योंकि यूपीआई का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। कितना, कुछ अंदाजा? आंकड़े बताते हैं कि रोजाना 60 करोड़ से ज्यादा लेन देन हो रहे हैं यूपीआई पर। बाप रे, 60 करोड़ रोज। तो ठीक है, ये अपडेट समझ आ गए। अब आते हैं उस बड़े सवाल पे, क्या आम आदमी के लिए, मतलब मेरे आपके लिए, यूपीआई इस्तेमाल पर कोई नया चार्ज लगा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात एकदम साफ है। अगर आप किसी दोस्त को पैसे भेज रहे हैं या किसी दुकानदार को सीधे अपने बैंक अकाउंट से पे कर रहे हैं, तो कोई चार्ज नहीं है, जीरो। तो फिर ये शुल्क वाली बात क्या थी जो इतनी चर्चा में थी? वो शुल्क, जिसे इंटरचेंज शुल्क कहते हैं, वो सिर्फ व्यापारियों पर लगता है, और वो भी तब जब पेमेंट 2000 रुपए से ज्यादा का हो और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीआई से किया गया हो। पीपीए मतलब जैसे मोबाइल वॉलेट? हाँ, जैसे फोन पे वॉलेट, पेटीएम वॉलेट वगैरह। अगर आप वॉलेट से 2000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट किसी व्यापारी को करते हैं, तब उस व्यापारी को इंटरचेंज शुल्क देना पड़ सकता है। अच्छा, तो ये व्यापारी के लिए है, ग्राहक के लिए नहीं। और ये शुल्क कितना है? ये व्यापारी की कैटेगरी पर निर्भर करता है। 0.5% से लेकर 1.1% तक हो सकता है। जैसे फ्यूल यानी पेट्रोल पंप वगैरह पर 0.5%, टेलीकॉम, एजुकेशन, यूटिलिटी बिल्स पर 0.7%, सुपरमार्केट पर 0.9% और इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, सरकारी पेमेंट, रेलवे पर 1 या 8.8% तक। और छोटे व्यापारियों का क्या? आमतौर पर छोटे व्यापारियों को इससे छूट मिली हुई है। ओके, तो ये इंटरचेंज शुल्क व्यापारी की कॉस्ट बढ़ाता है। अगर ये शुल्क कम हो जाए तो क्या व्यापारियों को फायदा होता है? हाँ, थियरी तो यही कहती है। अगर इंटरचेंज शुल्क कम होता है तो व्यापारी की पेमेंट एक्सेप्ट करने की लागत कम हो जाती है, जिससे उनका मार्जिन बढ़ सकता है। बिल्कुल। फिलाडेल्फिया फेडरल रिजर्व बैंक की एक रिसर्च भी यही कहती है कि ये व्यापारियों पर एक तरह का क्रेडिट कार्ड टैक्स कम करने जैसा है। इससे बिक्री भी बढ़ सकती है। ठीक है, ये तो व्यापारी का एंगल हुआ, लेकिन हम ग्राहकों का क्या? क्या हमें कीमतें कम होके मिलती हैं? यहीं पर चीज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। कैसे? कई स्टडीज हुई हैं, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में भी कुछ विश्लेषण हुए हैं। उनसे ये पता चलता है
कि इंटरचेंज शुल्क कम होने का सीधा फायदा ग्राहकों तक कीमतों में कमी के रूप में पहुंचे ऐसा जरूरी नहीं है। अरे मतलब व्यापारी की कॉस्ट कम हुई पर हमें चीज सस्ती नहीं मिली, ऐसा क्यों? या वॉलेट कंपनियां अपनी कमाई बनाए रखने के लिए कोई दूसरा चार्ज बढ़ा दे, जैसे अकाउंट मेंटेनेंस फीस या क्रेडिट कार्ड फीस। अच्छा। या फिर जो रिवॉर्ड पॉइंट्स या कैशबैक हमें मिलते हैं वो कम हो सकते हैं। तो एक तरफ से अगर बचत दिखे भी तो दूसरी तरफ से शायद खर्च बढ़ जाए या फायदे कम हो जाए। तो मतलब व्यापारी को तो फायदा हो सकता है पर ग्राहक के लिए तस्वीर उतनी साफ नहीं है। हो सकता है उसे कोई फायदा न हो या शायद नुकसान ही हो जाए। हाँ, ये मुमकिन है। इसीलिए इंटरचेंज शुल्क का रेगुलेशन बहुत पेचीदा मामला है। तो संक्षेप में कहें तो यूपीआई में जो नए नियम आए हैं वो सिस्टम को बेहतर, स्थिर और तेज बनाने के लिए हैं। सही। आमने सामने के या बैंक टू बैंक यूपीआई पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं है। बिल्कुल नहीं। चार्ज है तो सिर्फ 2000 रुपए से ऊपर के वॉलेट पेमेंट पर, वो भी व्यापारी के लिए, जिसे इंटरचेंज शुल्क कहता है। हाँ, और इस इंटरचेंज शुल्क का असर मिला जुला है। व्यापारियों की लागत कम हो सकती है पर ग्राहकों को सीधा फायदा मिलेगा ही ये पक्का नहीं है। ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है। क्या? कि जैसे जैसे यूपीआई जैसे डिजिटल पेमेंट सिस्टम दुनिया भर में फैल रहे हैं, ये व्यापारी, बैंक, पेमेंट कंपनियां और हम जैसे एंड यूजर्स इन सबके हितों के बीच संतुलन कैसे बनाएंगे, खासकर जब फीस जैसे नियमों का असर इतना अलग अलग हो सकता है। ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब ढूंढना, ये संतुलन बनाना आने वाले समय में डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी शायद। इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।